आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने सिविक्स से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। देखिए इस चैप्टर में ना, हालांकि इस चैप्टर में क्या बल्कि पूरे इस बुक में आपको क्लास 10 का जो सिविक्स है इसमें आपको सिविक्स पढ़ने को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही इसमें ना आपको अलग अलग कंट्री के बारे में जानने को भी मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो क्लास 9th में भी जो आपने पढ़ा सिविक्स, उसमें भी आपने गौर किया होगा कि अलग अलग कंट्री के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, है ना। उसके बाद फिर उससे क्या निचोड़ निकला, सकता कंक्लूजन निकला, फिर वो चीज़ आपको बताया जा रहा था। तो वही चीज़ आपका क्लास 10th में भी चलने वाला है। तो क्लास 10th का सिविक्स क्लास 9th के सिविक्स से थोड़ा सा ईजी है ना। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ये जान लेना चाहिए कि अब जो आपको सिविक्स मिलने वाला है ना, वो सिविक्स आपको कुछ अलग तरीके से मिलने वाला है। मतलब कि आपने के सामने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पावर शेयरिंग, इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ, पावर को शेयर करो। तो आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि पावर को शेयर कैसे करना है। पावर को शेयर करने के लिए पहले आपको 2-3 कंट्री के बारे में बताया जाएगा कि वहाँ पे किस प्रकार से अरेंजमेंट है, वहाँ के लोग किस प्रकार से अपने सिस्टम को चलाते हैं, अपने गवर्नमेंट को कैसे वो लोग देखते हैं। इस प्रकार की चीज़ों के बारे में पहले आपको बताएगा। फिर आपको बताएगा कि पावर शेयरिंग आखिर कैसे किया हो, यानी कि पावर को शेयर कैसे करना है, कैसे पावर को शेयर किया जाता है, पावर को शेयर करना अच्छा है या फिर बुरा है, ये सब चीज़ आपको बताएगा। ठीक है, तो क्लास 10th में जो हमारा सिविक्स का बुक चलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको ना पहले 2-3 चीज़ों के बारे में पहले बताएगा, उसके बाद फिर आपको मेन मुद्दे पर लेकर आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये चैप्टर भी आपका होने वाला है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है, किस पावर का यहाँ पे शेयर करने को बात किया जा रहा है, ये तो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन इस चैप्टर को जानने से पहले, समझने से पहले आपको 2 कंट्री के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पावर शेयरिंग इस चैप्टर का हमारा नाम है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली पावर को शेयर करने वाले हैं। ठीक है, पावर को शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे 2 कंट्री के बारे में जानेंगे कि आखिर वहाँ पे किस प्रकार से सिस्टम हमारा चलता था पहले। ठीक है, और यहाँ पे पावर शेयरिंग का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या करे, अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि लिया जाए हमारे इंडिया का, यदि हम लोग बात करें तो इंडिया में हमारे पास 3 लेवल पे गवर्नमेंट है ना। पहला सेंट्रल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, उसके बाद फिर लोकल लेवल। तो ये क्या हुआ, ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना अलग पावर है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग अपना अलग पावर है ना। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अलग पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास अपना अलग पावर है। जो उसके पास पावर है, जो उसके पास अथॉरिटी है, यानी कि जो उसके लिए निर्धारित किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको केवल और केवल इसी दायरे में रहकर डिसीजन लेना है, वो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं और अपना काम करते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, यानी कि शेयर कैसे किया जाए अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, किस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, शेयर किया जाए, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पावर को किस प्रकार से शेयर करना है, इसको समझने के लिए आपको 2 अलग अलग कंट्री के बारे में जानना पड़ेगा। चलिए, तो उन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ क्या होता है ना, गड़बड़ वाली बात यहाँ पे तब हो जाती है जब आप यहाँ पे टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। पहला आपका टॉपिक का नाम है बेल्जियम एंड श्रीलंका, है ना। इसको आप ध्यान से देखेंगे ना तो बेल्जियम और श्रीलंका दोनों इसी टॉपिक में मिक्स है। बात समझ रहे हैं, यानी कि जब आप बेल्जियम और श्रीलंका को उठा के देखेंगे अपने एनसीईआरटी बुक में तो दोनों का दोनों कंटेंट आपस में मिक्स है, दोनों का कंटेंट आपस में मिला हुआ है। तो मिला हुआ है बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेल्जियम का कंटेंट अलग कर लेंगे और श्रीलंका का कंटेंट अलग कर लेंगे, ताकि हम लोगों को दोनों कंट्री के बारे में सेपरेटली जानने को मिल जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेल्जियम के बारे में है तो कुछ हमने अलग से लिखा है, नहीं, जो कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में है ना उसी का हमने यहाँ पर नोट्स बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट आपका एनसीईआरटी बुक में पूरा मिला हुआ है बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का। तो थोड़ा बहुत बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कि बेल्जियम का कौन सा कंटेंट है, श्रीलंका का कौन सा कंटेंट है, इसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो खैर उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का कंटेंट अलग कर दिया है। ठीक है, तो अब समझ में आएगा कि बेल्जियम में आखिर क्या था और श्रीलंका का आखिर क्या केस था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के बारे में पढ़ने के बाद फिर चलेंगे हम लोग श्रीलंका में। ठीक है, चलिए, तो बेल्जियम के बारे में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर बेल्जियम में किस प्रकार से हमारा अरेंजमेंट था गवर्नमेंट का, वहाँ से
वहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। यहीं से आपको मालूम चल गया कि बेल्जियम क्या है, छोटा सा कंट्री है। कहाँ पे? यूरोप में। यानी कि यूरोप हमारा क्या हुआ, एक कंटिनेंट हुआ, और उस कंटिनेंट के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा सा कंट्री हमारा प्यारा सा, जिसका नाम है बेल्जियम। ठीक है। जैसे एशिया का हम लोग बात करते हैं, एशिया में हमारा क्या है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये सब हमारा क्या है, कंट्री है एशिया के अंदर। उसी प्रकार से यूरोप के अंदर हमारा बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है। बेल्जियम इज स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। देखो कितना एकदम सुंदर सा बात यहाँ पे लिखा गया, बड़ा सिंपल लैंग्वेज है। क्लास 10th का हम लोग ना झूठ मूठ का इतना हलवा समझ लेते हैं कि इतना ज़्यादा हार्ड है, नहीं, तो एकदम कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये बुक में भी आपका लिखा हुआ है। ठीक है। बेल्जियम इज स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे इंडिया में जो स्टेट है हरियाणा, उस स्टेट से भी छोटा ये कंट्री है बेल्जियम। सोचो, मतलब कि हमारा इंडिया कितना बड़ा कश्मीर से कन्याकुमारी, फिर इधर गुजरात से लेकर उधर अरुणाचल प्रदेश तरफ, है ना, यानी कि ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के अंदर एक छोटा सा हमारा स्टेट है जिसका नाम है हरियाणा। उस हरियाणा से भी छोटा हमारा कंट्री है कौन, बेल्जियम। सोचो खैर ये कितना छोटा होगा, है कि नहीं। मतलब कि एक इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया क्या हुआ, एक कंट्री हुआ, उसके अंदर एक छोटा सा हमारा स्टेट क्या है, हरियाणा, और उस हरियाणा से भी छोटा हमारा है बेल्जियम। यानी कि ये कंट्री कम, और यानी कि कंट्री तो छोड़ो, ये स्टेट से भी छोटा है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, खैर को अलग बात है यहाँ पे, खैर हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या समझे आप, यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि बेल्जियम जो है वो हमारे इंडिया का जो एक स्टेट है हरियाणा, उससे भी हमारा जो है बेल्जियम छोटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। देखिए आप यदि यूरोप की वर्ल्ड मैप को पलट के देखेंगे तो आपको बेल्जियम नज़र आएगा। ठीक है, यूरोप में बेल्जियम के चारों तरफ जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है वो आपका फ्रांस से, नेदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा इंडिया अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, है ना, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद हमारा थोड़ा सा देखा जाए तो श्रीलंका के साथ भी है। हालांकि बीच में पानी पड़ जाता है, समुद्र, वो अलग चीज़ है, लेकिन है तो श्रीलंका भी, है ना। तो हमारा इंडिया इन अलग अलग कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन यहाँ पे बेल्जियम का बात हो रहा है, बेल्जियम अपना बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर करेगा, ये सब चीज़ पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। अब तो एमसीक्यू 20 नंबर का भी आने वाला है ना। तो पहला है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ये ऐसे 4 कंट्री हैं जिसके साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, यानी कि इन चारों के बीच में हमारा पड़ता होगा बेल्जियम, है कि नहीं। आप वर्ल्ड मैप को उठा के देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही है। आगे, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। देखो फिर से यहाँ पे हरियाणा का बात हुआ। बेल्जियम का पॉपुलेशन कितना है, लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के पॉपुलेशन से कितना हुआ, आधा हुआ। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि हरियाणा में पॉपुलेशन कितना, सॉरी बेल्जियम का पॉपुलेशन कितना, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा ये पॉपुलेशन है बेल्जियम का। तो बताओ हरियाणा का पॉपुलेशन कितना हुआ, थोड़ा सा लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे बात कहा गया है कि बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन वही बात यदि हम लोग करें थे हरियाणा का, तो हरियाणा का कितना होगा, लगभग 2 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो क्या बेल्जियम का पॉपुलेशन हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा हुआ, बिल्कुल आधा हुआ। तो बेल्जियम का पॉपुलेशन जो है हरियाणा के पॉपुलेशन से बिल्कुल आधा है। उसके बाद द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। देखो बेल्जियम वाकई में बहुत छोटा कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है ना। बेल्जियम वाकई में छोटा कंट्री है, लेकिन यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, है ना। चलिए खैर समझते हैं एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। एथनिक, पहले तो एथनिक का मतलब समझिए। एथनिक का मतलब होता है कि एक ही कंट्री में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हों, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हों, पहला ये हो गया हमारा। दूसरा, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हों, अलग अलग कल्चर हो उनका, अलग अलग उनका अपना फेस्टिवल मनाने का तरीका हो। यानी कि एक ही कंट्री में आप कह सकते हैं कि एक ही कंट्री है, लेकिन उसी कंट्री के अंदर जो है
बहुत वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा भारत है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल भारत। भारत भी एक छोटा सा कंट्री है, छोटा तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिज्म है, कितना कुछ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी दीदी देखो, इतना 5-6 रिलीजन हमारे यहाँ पे है, 5-6 रिलीजन है, अलग अलग प्रकार का लैंग्वेज भी है, अलग अलग प्रकार का कल्चर भी है, अलग अलग प्रकार का वो लोग कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं, है ना। तो इथनिक कंपोजिशन का सीधा सा मतलब ये हो गया कि एक ही कंट्री में रहने वाले अलग अलग प्रकार के लोग, जो कि अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम पहनते होंगे, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज बोलते होंगे, अलग अलग प्रकार का उनका अपीयरेंस होगा, है ना। यही होता है हमारा इथनिक कंपोजिशन। तो बेल्जियम वाकई में छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसका जो इथनिक कंपोजिशन है, यानी कि यहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 59% पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। ये चीज़ आपको याद रखना है, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि बहुत बार आपको कंफ्यूज करने वाला आगे, ठीक है। तो इसको पहले ही आप अपने दिमाग में हटा लीजिए। क्या हटा लेना है दिमाग में? सबसे पहला कि 59% पॉपुलेशन जो है बेल्जियम का वो कहाँ पे रहता है? फ्लेमिश में रहता है, ठीक है। उसके बाद और वो लोग बोलते कौन से लैंग्वेज है भाई? डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि 59% पॉपुलेशन बेल्जियम का फ्लेमिश में रहते हैं, यानी कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, वहाँ का जगह होगा अपना, वहाँ पे रहते हैं, और वो लोग बोलते हैं डच लैंग्वेज अपना, ठीक है। ये पहला बात हो गया। उसके बाद अनदर 40% पॉपुलेशन लिव्स इन दी वेलोनिया, वेलोनिया में रहते हैं, यानी कि वेलोनिया रीजन कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड स्पीक फ्रेंच। ये जो वेलोनिया है, ये जो फ्लेमिश है, ये बेसिकली वहाँ का रीजन है, एरिया है वहाँ का। ऐसे भी छोटा सा कंट्री है भाई, कितना ज़्यादा एरिया को बांटोगे? तो दो अलग अलग प्रकार का आपने बांट दिया, एक पहले आपने कर दिया फ्लेमिश और एक आपने बांट दिया वेलोनिया, ठीक है। आगे तो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोगों का जो पॉपुलेशन है वो है 59%, और वो लोग बोलते हैं डच लैंग्वेज। और वेलोनिया में रहने वाले हैं टोटल 40% और बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। आगे रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन स्पीक जर्मन, और 1% जो हमारा पॉपुलेशन बच गया, जो इधर उधर रहते होंगे लेकिन बेल्जियम में ही, वो बोलते हैं अपना जर्मन लैंग्वेज। तो देखो एकदम यहाँ पे कितना छोटा सा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा कंट्री होने के बावजूद भी 3 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, है ना। पहला डच, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद फिर जर्मन, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका 59 और यहाँ पे हो गया आपका 1, तो 60 हो गया, 60 और 40 100 हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल, अब यहाँ पे बात हो रहा है उसके कैपिटल सिटी का, यानी कि ब्रुसेल का। जैसे हमारे भारत का कैपिटल सिटी कौन सा? दिल्ली, न्यू दिल्ली बेसिकली हमारा, है ना। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे बात हो रहा है बेल्जियम का कैपिटल क्या है हमारा? ब्रुसेल। तो ये जो बात हुआ ना 59% का, 40% का, फिर से 1% का, ये पूरे बेल्जियम का बात हुआ, है ना। लेकिन अब हम लोग केवल और केवल बात करने वाले हैं किसके बारे में? ब्रुसेल के बारे में, यानी कि बेल्जियम का कैपिटल के बारे में, ठीक है। तो ब्रुसेल में 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच बोलता है, 80% पॉपुलेशन जो है फ्रेंच बोलता है ब्रुसेल में, और 20% वो बोलता है डच लैंग्वेज, ठीक है। ये बात हो रहा है कहाँ का? ब्रुसेल का। और ब्रुसेल है क्या? कैपिटल सिटी है किसका? बेल्जियम का। वेरी गुड, हो गया। बस आगे बढ़ते हैं फिर। तो ब्रुसेल में 80% पॉपुलेशन हमारा फ्रेंच बोलता है और 20% पॉपुलेशन हमारा डच बोलता है, ठीक है। ब्रुसेल क्या बात हो रहा है केवल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद देखिए, हाँ यहाँ तक तो हो गया हमारा। द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज वेरी रिच एंड पावरफुल। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है बेल्जियम का, ठीक है। बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, यानी कि जो फ्रेंच बोलते हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, वो ना थोड़ा सा अमीर है और थोड़ा पावरफुल भी है, यानी कि उसके पास पावर ज़्यादा है, उनका दबदबा बेल्जियम में क्या है? ज़्यादा है फ्रेंच बोलने वालों का, ठीक है। आगे दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि बेल्जियम में इस जो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो पहली बात तो अमीर है, दूसरी बात पावरफुल है, ठीक है। और यही चीज़ जो है ना खटक रहा है, किसको खटक रहा है? डच स्पीकिंग बोलने वाले को। यानी कि समझेगा इस चीज़ को, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है
वो तो पहली बात अमीर है, दूसरा बात पावरफुल भी है, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रहा है किसको, डच स्पीकिंग वाले को। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डच स्पीकिंग वाला जो है थोड़ा बहुत उसे देख के जलता है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। क्यों जलता है भाई, क्योंकि देखो, हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, इसलिए जलता है क्योंकि डच स्पीकिंग बोलने वाले लोगों को, डच बोलने वाले लोगों को जो उनका जो डेवलपमेंट है या फिर उनका जो एजुकेशन मिला वो बहुत बाद में जाके मिला। तो हो सकता है ये, यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेल्जियम में पहले दबदबा रहा होगा फ्रेंच बोलने वाले लोगों का, है ना, तो इसीलिए वो लोग थोड़ा सा अमीर हो गए, पावरफुल हो गए। लेकिन डच बोलने वाले लोगों का, जो डच लैंग्वेज बोलते थे, उनको उतना पावर पहले नहीं मिला होगा, इसीलिए उन लोगों का एजुकेशन जो है, उनका जो डेवलपमेंट है पूरा, वो बहुत बाद में हुआ। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज़ उनको खटक रहा था कि फ्रेंच बोलने वाले एकदम और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ये सब चीज़ कौन सोच रहा था, ये डच बोलने वाले सोच रहे थे, है ना। तो फ्रेंच वाले लोग तो बहुत पावरफुल थे भाई, अमीर भी थे, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रहा था डच बोलने वालों को। क्योंकि हजम इसको इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इनका जो है पूरी तरीके से डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ, इनको एजुकेशन का राइट जो है बहुत बाद में मिला बेल्जियम में। ठीक है, आगे, दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। देखो, फ्रेंच बोलने वाले दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है, लेकिन डच बोलने वाला जहाँ का तहाँ तक है, वहीं तक है, वो आगे ना बढ़ पा रहा है, ना पीछे घट रहा है वो। तो क्या आप ज़रा यहाँ पे सोच के बताइए, क्या इन दोनों के बीच में मतभेद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ पे बात हो रहा है कब का, 1950 का और 1960 का, यानी कि ज़्यादा साल का बात नहीं है कि नहीं? यानी कि आज से लगभग कितना, 70-72 साल पहले का बात हो रहा है ना। और 70-72 साल पहले जो है हमारा यूरोप बहुत आगे था, बहुत आगे था वो, है कि नहीं? तो वही यहाँ पे बात हो रहा है कि फ्रेंच बोलने वाले एकदम दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, लेकिन डच बोलने वाले को किसी प्रकार का कोई राइट ही नहीं मिल पा रहा है ना। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ेगा, है ना। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में नफरत तो पैदा होगा ही होगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे हुआ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950 एंड 1960, यानी कि 1950 और 1960 के बीच में जो है हमारा, इस समय पे डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद था, बहुत ज़्यादा नाकाकाची होता होगा, थोड़ा बहुत नोक झोंक भी हो जाता होगा। अच्छा, यहाँ पे ना 1% जो हमारा जर्मन था उसका जिक्र नहीं हो रहा है, उसका जिक्र केवल ऊपर में ही हुआ था यहाँ पे कि 1% जो है पॉपुलेशन वो जर्मन बोलता है, उसका बात यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे इसलिए बात नहीं हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे लड़ाई दोनों के बीच में है, फ्रेंच वाले के बीच में और डच वाले के बीच में। ये बेचारा 1% वाला क्या बोलेगा, इसको तो फूकेगा और उड़ जाएगा ये, है ना। वही चीज़ यहाँ पे, तो वो बेचारा शांत है, वो बिल्कुल शांत है। तो यहाँ पे जो है बहुत हद तक फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वालों के बीच में यहाँ पे नफरत था इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से चलते थे एकदम दोनों। डच वाला चाहता था कि हमको भी राइट मिले भाई, हम भी अपना पढ़े लिखे आगे बढ़े। फ्रेंच वाला बोलता था कि नहीं, तुम जहाँ हो वहीं रहो, हम पावरफुल बनेंगे, हम अमीर होते चलेंगे, ये उनका मानना था। तो इन दोनों के वजह से इन यहाँ पे जो है पूरी तरीके से दोनों के बीच में तनाव था। ठीक है, आगे, यानी कि एक गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ था। उसके बाद द टेंशन बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज वाज मोर सीरियस इन ब्रुसेल बिकॉज डच स्पीकिंग पीपल वाज इन मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। देखो, बेल्जियम में जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था अपना, है ना, लेकिन ज़्यादा गंभीर मामला हमको तब देखने को मिलता है जब बात होता है उसके कैपिटल सिटी यानी कि ब्रुसेल का, है ना। चलिए, ब्रुसेल के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ब्रुसेल में क्या लिखा हुआ है, देखिए, द टेंशन बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज वाज मोर सीरियस इन ब्रुसेल बिकॉज डच स्पीकिंग पीपल वाज इन मेजॉरिटी इन द कंट्री। यानी कि पूरे, यदि हम लोग कंट्री का बात करें बेल्जियम का, तो पूरे बेल्जियम में डच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या था, मेजॉरिटी में था। जैसे हम आपको याद दिला देते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कितना परसेंट था, 59%। 59% पॉपुलेशन था किसका, डच बोलने वाले लोगों का। ये बात हो रहा है कहाँ का, पूरे बेल्जियम का। तो पूरे कंट्री में दबदबा किसका है, डच बोलने वालों का, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया हमारा, हाँ, डच स्पीकिंग पीपल वाज इन अ मेजॉरिटी इन द कंट्री, यानी कि वो मेजॉरिटी में है,
पूरा उनका संख्या क्या है, ज़्यादा है। कहाँ पर, पूरे कंट्री में, यानी कि पूरे बेल्जियम का बात हो रहा है। लेकिन वही यदि हम लोग देखें कैपिटल का, तो वो माइनॉरिटी में पड़ जाता है। जैसे कैपिटल में देख लीजिए आप, कितना था यहाँ पे हमारा कैपिटल वाला, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल में केवल 20% है डच बोलने वाला। यानी कि पूरे बेल्जियम का यदि हम लोग बात करें तो पूरे बेल्जियम यानी कि पूरे कंट्री में जो है हमारा डच बोलने वाले लोगों का जो संख्या है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 59% है। लेकिन यदि हम लोग केवल बात करें किसका, ब्रुसेल का, यानी कि उससे कैपिटल सिटी ब्रुसेल का, तो वहाँ पे ये कमज़ोर पड़ जा रहा है ना। तो एक तरफ वो मेजॉरिटी में है पूरे कंट्री लेवल पे और एक तरफ वो माइनॉरिटी में है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मामला गड़बड़ देखने को लग रहा है ना। चलिए वही बात है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फिर। तो बहुत हद तक जो सीरियस कंडीशन था वो हमको देखने को मिल रहा था ब्रुसेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग कम्युनिटी in Belgium, the Dutch-speaking community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German-speaking population. यदि हम लोग पूरे कंट्री का बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका, डच बोलने वालों का, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अपना दबदबा, अपना कंट्रोल कौन आजमाना चाहेगा बताइए, डच वाला चाहेगा, है ना। कुछ देर के लिए ब्रुसेल के बारे में छोड़ दो, कुछ देर के लिए ब्रुसेल के बारे में छोड़ दो, हालांकि ब्रुसेल में भी इसका कितना था, 20% था, वो भी कम नहीं है। लेकिन पूरे हम लोग कंट्री का बात करें तो कितना था उसका, 59%। तो मेजॉरिटी में कौन हुआ, मेजॉरिटी में हुआ हमारा डच वाले। तो यहाँ पे जो है डच वाला क्या कर रहा है, अपने मेजॉरिटी में होने का फ़ायदा उठा रहा है, यानी कि ये चाह रहा है कि पूरे कंट्री में हमारा संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो फ़ायदा कौन उठाएगा, हम उठाएंगे। तो ये फ़ायदा किस रूप में उठा रहा है भाई, देखते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। इन बेल्जियम the Dutch speaking community could take advantage of its numeric majority, यानी कि ये अपने मेजॉरिटी होने का फ़ायदा उठा रहा है। यानी कि इनका ये कहना है कि हम, मेरा संख्या ज़्यादा है, डच बोलने वालों का संख्या ज़्यादा है, तो हमारा दबदबा चलेगा बेल्जियम में। ठीक है, ये इनका कहना था। एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, और अपना ये जो चाहता है ये अपना मनमर्जी करता है, किसके ऊपर, फ्रेंच और जर्मन के ऊपर। यानी कि फ्रेंच और जर्मन का कोई यहाँ पे महत्व नहीं देना चाह रहा है। ये चाहता है कि हम ही जो हैं, तुम लोग केवल और केवल छोटे हो अभी, है ना। ये कहना है डच वाले लोगों का। यानी कि इनके मर्जी में जो आ रहा है ये पूरी तरीके से अपना कर रहा है, पूरी तरीके से टॉर्चर भी कर रहा है, किसको, फ्रेंच वाले को और जर्मन वाले को। ठीक है, कौन कर रहा है भाई, डच वाला कर रहा है। तो डच वाला जो है मेजॉरिटी में होने का ये अपना गलत फ़ायदा यहाँ पे उठा रहा है। ठीक है, यही सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, आगे चल के हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिस वुड लीड द कॉन्फ्लिक्ट अमंग दीज कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे अब ज़रा समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। यहाँ पे डच वाला पूरा का पूरा अपना दबदबा लगाने में लगा हुआ है ना, किसके ऊपर, फ्रेंच और जर्मन के ऊपर। तो क्या फ्रेंच और जर्मन वाले लोग चुपचाप रहेगा, देखो भले ही उनका संख्या कम है ना, लेकिन वो भी अपना आवाज़ उठाएगा। हो सकता है कि डच वाला 10 थप्पड़ मारे, लेकिन ये कम ही मारे, लेकिन मारेगा तो ये भी, है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे है कि डच वाला चाह रहा था कि हमारा पूरा दबदबा हो जाए पूरे बेल्जियम पे, डच वाला चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच वाला और जर्मन वाला भी कम नहीं था, ये चाह रहा था कि हमारा भी तो यहाँ पे संख्या है भाई, भले हमारा संख्या कम है लेकिन हम लोग भी तो हैं, आप कैसे अपना कंट्रोल इसमें आजमा लीजिएगा। तो मेरे बात को चले, तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो है एक लड़ाई झगड़ा का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। यानी कि हर कोई चाह रहा था कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, बराबर होना चाहिए, इस प्रकार का यहाँ के लोगों के मांग थे। ये मांग आपको आगे चल के मिलेगा, है ना। लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रुप जो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जर्मन वाला तो बेसिकली 1% था, उनका यहाँ पे कोई उतना खास रोल नहीं है, लेकिन फिर भी है ना। तो फ्रेंच वाले और डच वालों के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोक झोंक देखने को हमको मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है दिस could lead to a very messy partition of the country. Both French and Dutch speaking community could claim control over Brussels. तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो झगड़ा था, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले के बीच में जो झगड़ा था, इन दोनों के वजह से एक ऐसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया कि कंट्री को, यानी कि कंट्री का जो है बंटवारा करने तक का नौबत आ गया था। सोचो,
तो यहाँ देखो कितना एकदम साफ लिखा हुआ है, वेरी मिस पार्टीशन ऑफ द कंट्री, यानी कि बहुत ही गंदे तरीके से जो है बंटवारा करने तक का यहाँ पे सिचुएशन आ चुका था। यानी कि डच वालों का अलग कर दो, फ्रेंच वालों का अलग कर दो, पार्टीशन का बात यहाँ पे चल चुका था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो अलग चीज़ें हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या समझा, यहाँ पे आपने बेल्जियम वाले केस में ये समझा कि यहाँ पे खास करके हमारा 3 बेसिकली है यहाँ पे लैंग्वेज बोलने वाले। पहला आपका डच है, उसके बाद फिर आपका फ्रेंच है, उसके बाद फिर आपका 1% जर्मन है ना। यहाँ पे बेसिकली झगड़ा हो रहा है दो के बीच में, फ्रेंच और डच बोलने वालों के बीच में, है ना। तो यहाँ पे मेजोरिटी में था हमारा डच, तो वो चाहता था कि कंट्रोल हो कंट्री पे किसका, हमारा कंट्रोल हो, ठीक है। चलिए, तो इस वजह से ऐसा नौबत आ चुका था कि कंट्री का जो है बंटवारा किया जाए, ऐसा वहाँ पर नौबत आ चुका था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हम लोग बाद में देखेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों नहीं, यानी कि कंट्री का बंटवारा क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि उस समय पे 1950 और 1960 में बेल्जियम का क्या कंडीशन था, समझ में आ गया बात। चलिए, तो यहाँ पे आपने पूरी तरीके से बेल्जियम के बारे में पढ़ा। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे श्रीलंका के बारे में, ठीक ना। और हमने आपको पहले ही कहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का टॉपिक हमने सेपरेट कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया है। बेल्जियम के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हमने आपको जो बताया है ये आपको ध्यान में रखना है ताकि आगे चलकर हम लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर सके और अच्छी तरीके से इसको जोड़ के समझ सकें, ठीक है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या एक्शन लिया गया बेल्जियम में और क्या एक्शन लिया गया श्रीलंका में, उन दोनों के कंडीशन को सुधारने के लिए। तो बेल्जियम में क्या कंडीशन है, क्या वहाँ पे स्थिति है, ये तो आपने समझ लिया है ना। यानी कि वहाँ पे ऐसा नौबत आ चुका है कि लोग मांग कर रहे हैं कि कंट्री का बंटवारा कर दो। एक तो ऐसे छोटा सा कंट्री है और उसमें भी बंटवारा कर दो, यहाँ के लोग वहाँ यानी कि वहाँ के लोग ये चीज़ का मांग कर रहे हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ पे है। लेकिन श्रीलंका में हम लोग यहाँ देखेंगे कि श्रीलंका का क्या केस है ना। श्रीलंका का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता केस है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीलंका के केस के बारे में, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।